अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे या उन्हें जमानत मिलेगी, इसका फैसला मंगलवार को होगा। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाले केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएगी। सीएम केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। बाद में अदालत ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर याचिका दायर करने वाले आम आदमी पार्टी के एक पूर्व विधायक संदीप कुमार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा, इसी मुद्दे पर पहले ही 2 याचिकाएं खारिज की गई है और यह मात्र प्रचार पाने के लिए है। ऐसे में उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। पुलिस ने इस व्यक्ति की पहचान रियाज के तौर पर की है। वही गाड़ी पर अचानक से चढ़ गया है। उसकी कमर में पिस्तौल लटकी थी। कांग्रेस के समर्थन में नारे लगाते हुए रियाज ने रेड्डी, उनकी बेटी सौम्या और अन्य लोगों को माला पहनाई। कर्नाटक में बेंगलुरु दक्षिण में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया के रोड शो के दौरान सुरक्षा में भारी चूक हुई है। बेंगलुरु में सोमवार को एक आदमी कमर में पिस्तौल लटकाए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया के करीब पहुंच गया जब वह एक खुले वाहन पर सवार थे। उसने सिद्धारामैया के बगल में खड़े परिवहन मंत्री रामलिंगारेड्डी को माला पहनाई। यह घटना शहर में बैरासंद्रा में हुई जब सिद्धारामैया रेड्डी के बेटी और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सौम्या रेड्डी के लिए प्रचार कर रहे थे। पुलिस ने इस व्यक्ति की पहचान रियाज के तौर पर की है। वह गाड़ी पर अचानक से चढ़ गया। उसकी कमर में पिस्तौल लटकी थी। कांग्रेस के समर्थन में नारे लगाते हुए रियाज ने रेड्डी, उनकी बेटी सौम्या और अन्य लोगों को माला पहनाई। जब वह वाहन से उतरा तो सिद्धारामैया और अन्य लोगों ने उसके पास हथियार देखा। पुलिस ने बताया कि रियाज कुछ साल पहले अपने ऊपर हुए हमले के बाद से हथियार रखता है और उसे बंदूक जमा कराने से छूट मिली हुई है। वही भारतीय जनता पार्टी ने एक्स पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि यह साबित करता है कि जिन लोगों ने सिद्धारामैया को माला पहनाई वे गुंडे और उपद्रवी है। लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं रह गया है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने में जुटी है। इसी बीच महाराष्ट्र में अब तक महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग वृत्ति सुलझाती नजर आ रही है। संगली, भिवड़ी, दक्षिण मध्य प्रदेश, मुंबई को सीट पर अपने दावे से कांग्रेस ने पीछे हटाने का फैसला किया है, जिसके बाद अब राज्य के 48 सीटों में शिवसेना उद्धव गुट 22, कांग्रेस 16 और एनसीपी शरद पवार गुट 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 22 सीटों में से 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कांग्रेस ने अपनी 16 सीटों में से 13 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। वहीं एनसीपी शरद पवार ने अपनी 10 सीटों में से 7 का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आज एमवीए के नेता 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले समेत कई नेता शामिल होंगे। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है, जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक सीट है। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल से शुरू होगा। मतों की गिनती 4 जून को होगी। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा करते हुए बताया था कि लगभग 29.7 करोड़ पात्र मतदाताओं ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किया था। पिछले लोकसभा चुनाव में जिन 50 सीटों पर सबसे कम मतदान हुआ था, उनमें से 17 सीटें महानगरों या बड़े शहरों की थी। भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद बढ़ चुका है। कुछ दिनों पहले चीनी सरकार ने राज्य के विभिन्न स्थानों के 30 नए नामों की छोटी सूची जारी की। ड्रैगन के इस नापाक हरकत पर मोदी सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इसी बीच पीएम मोदी ने भी चीन के इस फैसले की गैर निंदा करते हुए प्रतिक्रिया दी है। वहीं पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में बने सेला टनल के महत्व का भी जिक्र किया है। बता दें कि यह दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है।
उन्होंने कहा कि यह एक वास्तविक रणनीतिक गेम चेंजर है जो तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करता है। उन्होंने पूर्व उत्तर भारत के विकास का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये क्षेत्र नए भारत की सबसे बड़ी सफलता की कहानी के रूप में उभरा है। जानकारी के मुताबिक इस सुरंग की वजह से चीन सीमा तक की दूरी लगभग 10 किमी तक कम हो गई है। ये LAC ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक बनी है, जिससे चीन सीमा तक जल्द पहुंच जा सकेगी। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का ऐलान बदलने की खबरियात को भारत खारिज करता रहता है। भारत का कहना है कि यह राज्य देश का अभिन्न अंग है और काल्पनिक नाम रख देने से इस वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आएगा। पुलिस की टीम एक दबे के पास चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने बाइक सवार 2 लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह कलियर की तरफ भागने लगे। पुलिस ने कुछ दूर जाने पर दोनों बदमाशों को घेर लिया तो बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। मंगलवार की सुबह इमली खेड़ा मार्ग पर पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 10 लाख रुपए की सुपारी लेकर नामकमत्ता डेरा कार सेवा प्रमुख तरसेम सिंह की हत्या करने वाला एक बदमाश मौके पर ढेर हो गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। इसी दौरान पुलिस ने बाइक सवार 2 लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह कलियार की तरफ भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने इनका पीछा किया। पुलिस ने कुछ दूर जाने पर दोनों बदमाशों को घेर लिया तो बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा जंगल के रास्ते फरार हो गया। पुलिस ने इसका पीछा भी किया, लेकिन वह हाथ नहीं आया। घायल बदमाश को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बदमाश की शिनाख्त अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू फतेहगढ़ चुड़ियार रोड नगली बट अमृतसर के रूप में की गई है। मुठभेड़ की सूचना के बाद SP परमेंद्र अग्रवाल मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं मुठभेड़ की सूचना मिलने पर DIG देहरादून से मौके के लिए रवाना हो गए हैं। IPL 2024 के 22वें मैच के बाद पर्पल कैप की रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस मैच से पहले पर्पल कैप युजवेंद्र चाहल से पास थी, लेकिन कोलकाता की टीम के खिलाफ CSK एक गेंदबाज ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए पर्पल कैप हासिल कर ली है। बता दें, ये खिलाड़ी CSK के पीछे मैच का हिस्सा नहीं बना था, मगर इस मैच में वापसी करते हुए इस गेंदबाज ने 2 विकेट झटके। इस गेंदबाज ने चाहल से छीनी पर्पल कैप की रेस में चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान एक बार फिर सबसे आगे निकल गए हैं। मुस्तफिजुर रहमान ने KKR के खिलाफ खेले गए मैच में 4 ओवर गेंदबाजी करते हुए 5.50 की इकोनॉमी से सिर्फ 22 रन दिए। इस दौरान उन्होंने श्रेयस अय्यर और मिचेल स्टार्क के पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसी के साथ इस सीजन में अब उनके 4 मैचों में 9 विकेट हो गए। वहीं चाहल ने 4 मैचों में 8 विकेट लिए हैं। दूसरी ओर ऑरेंज कैप विराट कोहली के सिर पर ही सजी हुई है। विराट कोहली ने 5 मैचों में 105.33 की औसत में 316 रन बना लिया है। इस दौरान उन्होंने 2 अर्धशतक और 1 शतक लगाया गया है। वहीं दूसरे नंबर पर साई सुदर्शन आ गए हैं, जिन्होंने 5 मैचों में 191 रन बनाए हैं। रियान पराग मैचों में 185 रन के साथ तीसरे नंबर है। बिहार की सरण लोकसभा सीट पर RJD ने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को चुनाव मैदान में उतारा है। करीब 1.5 साल पहले पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दान देने के बाद रोहिणी आचार्य सुर्खियां में आई थी। अब रोहिणी के सामने शरण की उस लोकसभा सीट को जीतने की चुनौती है, जहां से लालू पहली बार सांसद बने थे, लेकिन पिछले 2 चुनावों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। रोहिणी का इस सीट पर सीधा मुकाबला बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी से माना जा रहा है। रूडी साल 2014 से ही लगातार इस सीट से सांसद है। खास बात यह है कि सरण सीट को लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता है। वो 4 बार इस सीट से सांसद रहे हैं। सरण सीट से लालू की पत्नी रबड़ी देवी और समधी चंद्रिका राय भी रूडी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन दोनों ही चुनाव हार गए थे। इस लिहाज से सरण सीट पर रूडी का मुकाबला लगातार लालू या उनके परिवार के किसी सदस्य रहा है। इसी सिलसिले में अब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव मैदान में है। रोहिणी आचार्य ने BBC से बातचीत में कहा है, राजनीति मेरे लिए नई चीज नहीं है। मैं बचपन से यह सब देखती आई हूँ। मैं राजनीति परिवार से हूँ।
माँ पिताजी ने भाई राजनीति के पहले से है। मुझे शरण की जनता से जो प्यार मिला है उससे मैं हैरान हूँ। इस तेज धूप में इतने लोग स्वागत में आए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर कांग्रेस ने अब तक अपना पत्ता नहीं खोला है। इस बीच अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की संभावना और बढ़ती जा रही है, क्योंकि खुद रॉबर्ट वाड्रा लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं। अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि केवल अमेठी ही नहीं बल्कि देश भर से उन्हें समर्थन के फोन आ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने IANS के खास बातचीत में अमेठी से चुनाव लड़ने समेत अलग अलग मुद्दों पर तमाम सवालों के जवाब दिए। रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल के जवाब में कहा कि केवल अमेठी ही नहीं पूरे देश से राजनीतिक फुकार आ रही है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं। अमेठी से बात ज्यादा इसलिए उठ रही है क्योंकि मैंने 1999 से वहां लोगों के बीच प्रचार किया और वहां पोस्टर भी लगने शुरू हुए। अब दूसरी जगह भी पोस्टर लग रहे हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि आप हमारी तरफ से आइए, हमारे क्षेत्र से आइए, क्योंकि हमने आपकी मेहनत देखी है। आप गांधी परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने देखा है कि गांधी परिवार ने इस देश के लिए कितना किया है, करते आए हैं और करते रहेंगे। उनको लगा कि अगर इस चुनाव में ही अमेठी से लड़ूं तो वहां जो उन्होंने गलतियां की है, स्मृति ईरानी को संसद बनने की जो भूल चूक गई है, उससे वो आगे बढ़ेंगे और मुझे भारी बहुमत से जिताएंगे। लेकिन मैं किसी को चुनौती देने के लिए नहीं लड़ूंगा। भारत का सबसे बड़ा कारोबारी समूह टाटा ग्रुप जल्द ही एप्पल की एक और फैक्ट्री अपने नाम कर सकता है। हाल में भारत सरकार ने देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कई नीतियां पर काम किया है, जिसमें एप्पल के प्रोडक्ट्स को बनाने में टाटा ग्रुप सबसे आगे रहा है। एप्पल भी चीन के अलावा दुनिया के अन्य देशों में अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे रहे हैं। दरअसल टाटा ग्रुप ताइवान की कंपनी पेगाट्रॉन के साथ उसकी चेन्नई वाली फैक्ट्री में बहुलांश हिस्सेदारी लेने के लिए बातचीत कर रहा है। पेगाट्रॉन इस फैक्ट्री में अपनी हिस्सेदारी बेचकर एप्पल के साथ अपनी पार्टनरशिप को समझौता करने पर ध्यान दे रहे हैं। अगर हो गई टाटा पेगाट्रॉन की डील, अगर दोनों ग्रुप के बीच डील हो जाती है तो टाटा ग्रुप की इस जॉइंट वेंचर में 65% हिस्सेदारी होगी। पेगाट्रॉन इस प्लांट को चलाने के लिए टेक्निकल सपोर्ट देगी, जबकि टाटा ग्रुप इसे पूरी तरह ऑपरेट करेगा। इतना ही नहीं, राइटर्स के खबर के मुताबिक एप्पल को भी इस डील से कोई परेशानी नहीं है। टाटा ग्रुप इस जॉइंट वेंचर को अपनी कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर पूरा कर सकता है। पेगाट्रॉन के इस प्लांट में करीब 10,000 लोग काम करते हैं और यहाँ हर साल 50 लाख आईफोन तैयार होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को पीलीभीत में बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री की इस रैली में मौजूद सांसद वरुण गांधी शामिल नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वे इस रैली में मौजूद नहीं रहेंगे। गौरतलब है कि इस बार बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा सुबह 11 बजे शहर के रमड इंटर कॉलेज में होगी, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पूरे शहर को छावनी के तब्दील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री शहर में करीब 65 मिनट तक रहेगा। इस दौरान वे 3 किलोमीटर का सफर कार से भी तय करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 घंटे पहले ही रैली स्थल पर पहुंच जाएंगे। वे रैली से पहले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज के अपनी चुनावी जनसभा से न सिर्फ पीलीभीत बल्कि तराई के अन्य सीटों को भी साधने की कोशिश करेंगे। पीलीभीत के आसपास वाली सीटों में बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और लखीमपुर व दौरहवा सीटों शामिल है। प्रधानमंत्री की रैली को देखते हुए बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने कहा कि जनता काफी उत्साहित है। प्रधानमंत्री पहली बार पीलीभीत आ रहे हैं, लिहाजा बड़ी संख्या में लोग आज इस रैली में शामिल होंगे।